हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अडा बूस्ट। तो एक्चुअली अडा बूस्ट एक बूस्टिंग टेक्निक है। बूस्टिंग टेक्निक, ये बूस्टिंग टेक्निक क्या होता है? बूस्टिंग टेक्निक में हम लोग स्मॉलर बेस मॉडल लेते हैं, वीकर। हमारा ये मॉडल ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता और इसको कंबाइन करके हम एक स्मार्ट मॉडल बनाते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि ये तो सेम रैंडम फॉरेस्ट जैसा है, इसमें नया क्या है? बताता हूँ। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था कि हमारे पास बेस मॉडल होते थे। डिसीजन ट्री ले लो एग्जांपल, डिसीजन ट्रीज होते थे, बेस मॉडल। और ये बेस मॉडल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट काम करते थे। मतलब ये वाला बेस मॉडल इससे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक, मीन्स दोनों या फिर सभी बेस मॉडल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेट्स से हमें कोई डेटा सेट मिला है और ये डेटा सेट हम जितने भी रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्री रहेंगे सबको देंगे, सेम डेटा सेट सबको देंगे। और ये डिसीजन ट्री अपना मॉडल बनाएंगी, डिसीजन नोट्स बनाएंगी। जितना हम डेप्थ दिए रहेंगे उतना डेप्थ का डिसीजन ट्री बनाएंगी। सेम ये वाली भी डिसीजन ट्री और सेम ये सब के लिए भी। ठीक, तो ये सब पैरेलली काम होता है। मतलब ये मॉडल और ये मॉडल किसी से भी डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक, तो रैंडम फॉरेस्ट में ये होता था। और सबका हम जब हम प्रेडिक्ट करते थे तो सबका आउटपुट लेके हम उसका काउंट, मेजोरिटी जो काउंट रहता था उसको आउटपुट शो करते थे। जैसे इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0। तो जो मेजोरिटी काउंट रहता था उसको हम आउटपुट दिखाते थे। पर अडा बूस्ट में क्या होता है? अडा बूस्ट में हमारे पास सेम मॉडल रहते हैं, सेम डिसीजन ट्री मॉडल। तो ये एक डिसीजन ट्री मॉडल हो गया, ये एक डिसीजन ट्री। पर इसमें क्या होता है, इस डिसीजन ट्री में हमारा डेप्थ एक ही का रहता है। मतलब एक रूट नोड रहेंगे और उसके लीव्स रहेंगे, 2 लीव्स या कितने भी लीव्स हो सकते हैं, पर डेप्थ एक ही रहेगा उसका। ठीक, ऐसे हम जितना भी डिसीजन ट्री बनाना चाहे उसको बना सकते हैं। बट सभी डिसीजन ट्री का डेप्थ कितना होगा? डेप्थ होगा 1। ठीक, तो और इसी को हम बोलते हैं, इस एक डिसीजन ट्री को डेप्थ 1 को स्टम्प्स, अडा बूस्ट में इसको हम स्टम्प्स बोलते हैं। डिसीजन ट्री अगर डेप्थ एक की होती है तो हम उसे अडा बूस्ट में स्टम्प्स बोलते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई सारे स्टम्प्स होंगे। और अभी हमारे पास लेट्स से डेटा सेट है, एक डेटा सेट हम टेबल टाइप बनाते हैं। इससे ये हमारा डेटा है। ओके, ये सारे फीचर्स हो गए, ये डेटा पॉइंट्स, जितने भी डेटा हो। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले ये जो डेटा है ये हम पहले मॉडल को, लेट्स से ये मॉडल 1 है, ये मॉडल 2, ये मॉडल 3 या फिर स्टम्प्स बोल लो। पहले इस मॉडल को देंगे और उसमें से हम आउटपुट निकालेंगे। लेट्स से इसको करेक्टली उसने क्लासीफाई किया, इसको करेक्टली क्लासीफाई किया, इसको इनकरेक्टली क्लासीफाई किया, इसको करेक्टली और इसको करेक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट आया रहेगा ये वाले डिसीजन मॉडल 1 का, इस मॉडल 1 के आउटपुट को हम मॉडल 2 में भेजेंगे। और मॉडल 2 में हम कैसे सेम डेटा सेट भेजेंगे बट इसमें मॉडिफिकेशन करके भेजेंगे। ये जो डेटा सेट पे हम मॉडिफिकेशन करके भेजेंगे। जैसे कि ये करेक्टली क्लासीफाई हुआ है, जितने भी रोज करेक्टली क्लासीफाई है उसका वेट्स हम डिक्रीज कर देंगे। और वेट्स क्या, हम सभी डेटा सेट को पहले एक वेट देंगे। एक मिनट बताता हूँ। लेट्स से इधर हम पहले वेट्स दे दिए सभी डेटा सेट को। लेट्स से इधर 5 कॉलम है तो सबको वेट सेम देंगे। स्टार्टिंग में 1/5, 1/5,
1/5 एंड 1/5। ठीक। और फिर बाद में जब सेकंड मॉडल को हम ये डेटा सेट देंगे, जब पहले मॉडल से हमने पास कर दिया, तो जब सेकंड मॉडल पे देंगे हम ये वेट्स को अपडेट करेंगे। और वेट्स को कैसे अपडेट करेंगे? जो करेक्टली क्लासीफाई हुए रहेंगे पॉइंट्स, उसके वेट्स को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक। जो भी डेटा पॉइंट्स और रो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं उसके वेट्स को हम डिक्रीज करेंगे। और जो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए हैं, जैसे कि ये वाला डेटा पॉइंट, तो इसके वेट्स को हम इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डेटा सेट जो हमारा गलत आ रहा है ना, तो हमारे दूसरे मॉडल को पता लगना चाहिए कि ये डेटा पॉइंट्स पिछले मॉडल्स में गलत क्लासीफाई हुए हैं, तो इस डेटा सेट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। और ये पूरा डेटा सेट हम दूसरे मॉडल में भेजेंगे। ओके। क्या करेंगे? पहला जो मॉडल्स बनाएंगे हम, या फिर डिसीजन ट्री के स्टम्प्स बनाएंगे। ठीक। एक डेप्थ का डिसीजन ट्री रहेगा, उसको हम स्टम्प्स बोलते हैं, और वो स्टम्प्स बनाएंगे जितना भी हम कितना भी बना सकते हैं। ठीक है। और पहला जो हमारा स्टम्प्स रहेगा, लेट्स से ये हमारा पहला स्टम्प्स है, उसको हम पूरा डेटा सेट एज इट इज़ पास करेंगे। अब डेटा सेट पास कर दिए, फिर उसका जो हम प्रेडिक्शन निकालेंगे, आउटपुट चेक करेंगे कौन कौन से रो का सेम प्रेडिक्शन हुआ है, मतलब करेक्टली क्लासीफाई हुआ है, और किस किस का गलत क्लासीफाई हुआ है। इधर आप देखोगे इसका ये सभी डेटा पॉइंट्स करेक्टली क्लासीफाई है, बस खाली ये वाला जो डेटा पॉइंट्स है वो गलत क्लासीफाई हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमने पहले एक नॉर्मलाइज एक वेट दिया था। ठीक। सबको सिमिलर मीन्स सबका जो है वेट सेम है स्टार्टिंग में, पर बाद में हम क्या करेंगे कि जो रॉन्ग क्लासीफाई हुए हैं उसका वेट हम बढ़ा देंगे, और जो करेक्ट क्लासीफाई है उसका वेट डिक्रीज करेंगे, ताकि उसके बाद वाले मॉडल को पता लग सके कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ये गलत क्लासीफाई हुए, तो इसको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और इसको सही प्रेडिक्शन करना है। ठीक। तो वेट लेट से इसका इंक्रीज कर दिए 1/5 से इसका 1/4 कर दिए, और बाकी सबका इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए वेट्स। तो क्या आएगा? 1/6 1/6 1/6 डिक्रीज कर दिए बाकी सबका वेट, और जो इसका था इसका इंक्रीज कर दिए। ओके। तो अब क्या करेंगे? अब इस डेटा सेट को सेकेंड मॉडल में भेजेंगे, और वो मॉडल सेट फिर वापस से ये डेटा सेट पे अपना प्रेडिक्शन देगा और सेम काम करेगा। जो प्रेडिक्शन दिया, अगर करेक्ट क्लासीफाई हुआ है तो उसका वेट डिक्रीज करेगा, और अगर गलत क्लासीफाई हुआ है तो उसका वेट इंक्रीज करेगा। फिर जो प्रेडिक्शन आया और हमने वापस से वेट्स को वापस से हमने अपडेट किया, फिर वो वापस से नेक्स्ट मॉडल में जाएगा, उसके सीरियलाइज्ड मॉडल में नेक्स्ट मॉडल में जाएगा। ठीक। तो जैसे रैंडम फॉरेस्ट में हमने देखा था कि जो डिसीजन ट्रीज है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती थी, पर इधर अडाबुश में हम देखते हैं कि जो डिसीजन ट्रीज है या स्टम्प्स बोलो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक का आउटपुट हम दूसरे को दे रहे हैं, फिर दूसरा का तीसरे को दे रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक। तो ये मेजर डिफरेंस है अडाबुस्ट और रैंडम फॉरेस्ट का। रैंडम फॉरेस्ट इंडिपेंडेंटली सबको डेटा सेट देता था, हम इधर सीक्वेंशियली देते हैं। ठीक। और रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था कि हमारा जो डिसीजन ट्री है उसका डेप्थ कितना भी जा सकता था, जितना हम स्पेसिफाई करते थे, पर स्टम्प्स में हमारा एक ही डेप्थ रहता है, ट्री का जो डेप्थ है वो एक ही रहता है। ठीक है। ठीक है। हमने देख लिया कि हम कैसे ट्रेन करते हैं डेटा पॉइंट्स को, डेटा सेट दे के वेट कैसे अपडेट करते हैं, फिर कैसे दूसरे मॉडल को देखते हैं। अब देखते हैं कि हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हम सभी को डेटा सेट देते हैं और उसका प्रेडिक्शन लेते हैं, हर एक मॉडल से उसका प्रेडिक्शन लेंगे, और जो भी मेजॉरिटी, लेट से इसने 1 दिया, इसने 0 दिया और इसने 1 दिया, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या रहेगा? फाइनल प्रेडिक्शन हमारा रहेगा मेजॉरिटी वोट जिसका भी आया हो, मेजॉरिटी एलिमेंट जो भी होगा, यस या फिर नो, ये सबका मेजॉरिटी 1,0,1 सबका मेजॉरिटी एलिमेंट हम प्रेडिक्ट कर देंगे। तो ठीक है। हमने देखा कि रैंडम फॉरेस्ट अडाबुश रैंडम फॉरेस्ट से कैसे अलग है। ओके।
तो एक और डिफरेंस है रैंडम फॉरेस्ट और अडा बूस्ट में, वो कि रैंडम फॉरेस्ट, और ये भी एक मेजर डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट में हमारा जो मॉडल्स होते हैं वो हाई वेरिएंस होते हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस को डिक्रीज करता है, रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस डिक्रीज करता है। और हमारा अडा बूस्ट, अडा बूस्ट में हमारे सब हाई बायस्ड मॉडल्स रहते हैं, तो अडा बूस्ट हमारा बायस को रिड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस को रिड्यूस करता है और अडा बूस्ट बायस को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने देखा कि बूस्टिंग टेक्निक क्या होती है। हम वीकर मॉडल को, ये सारे जो भी हैं वीकर मॉडल है, वीकर वीकर मॉडल को एक साथ लेके हमने स्मार्ट मॉडल बना दिया। ठीक, ये हो गया बूस्टिंग टेक्निक। तो रैंडम फॉरेस्ट में भी सेम होता था, वीकर मॉडल्स लेते थे उसको स्मार्ट बनाते थे, बट रैंडम फॉरेस्ट में सभी मॉडल्स इंडिपेंडेंट होते थे एक दूसरे के, या फिर डिसीजन ट्री सभी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते थे। फिर हमने देखा अडा बूस्ट कैसे डिफरेंट है रैंडम फॉरेस्ट से। जो हमें एक डेटा सेट दिया रहेगा, हम सभी रो के एक वेट देंगे। इनिशियली हम सबको सेम वेट देंगे, फिर एक मॉडल को पास करेंगे, फिर उसका जो आउटपुट आया हम उसमें देखेंगे कि कितने करेक्टली क्लासीफाई हुए और कितने रॉन्ग क्लासीफाई हुए। तो जो करेक्टली क्लासीफाई हुआ रहेगा उसके वेट्स को हम डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा करेक्टली क्लासीफाई हो चुका है, तो हमें इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। बट के और जो रॉन्ग क्लासीफाई हुआ है उसको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो उसका वेट हम इंक्रीज करेंगे। ठीक, इसका मैथ देखेंगे हम अगले वीडियो में। ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ अडा बूस्ट का। फिर और जो आउटपुट आया वापस से वेट को अपडेट किया, फिर सेकंड मॉडल में डालेंगे, सेकंड मॉडल में भी सेम काम होगा, फिर थर्ड मॉडल में, फिर ऐसे मॉडल्स में डालते जाएंगे जितने भी हमने एस्टिमेटर या फिर मॉडल सिलेक्ट किए होंगे, बेस मॉडल। और ये प्रेडिक्शन कैसे कैसे करते हैं, सभी मॉडल से अपना प्रेडिक्शन लेगा, प्रेडिक्शन लेने के बाद जो भी मेजोरिटी काउंट रहेगा यस या फिर नो का, वो रिटर्न करेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रैंडम फॉरेस्ट वेरिएंस डिक्रीज करते हैं, मतलब रैंडम फॉरेस्ट में हम हमारे जो बेस मॉडल्स रहते हैं जैसे डिसीजन ट्री मैक्स डेप्थ क्या रहता है, और हमें पता है कि डिसीजन ट्री ओवरफिट बहुत आसानी से कर देता है, तो वो सब ओवरफिट मॉडल रहता है, तो हम उसे ओवरफिटिंग को कम करते हैं। ठीक, तो ओवरफिटिंग को कम करते हैं मतलब वेरिएंस डिक्रीज करते हैं। और अडा बूस्ट में क्या है, हमने एक सिंगल डेप्थ का ही डिसीजन ट्री लिया है, तो वो ओवरफिट तो होगा नहीं बल्कि अंडरफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही डेप्थ में वो क्या ही मॉडल बनाएगा, तो अंडरफिट रहता है। पर हमने ऐसे बहुत सारे मॉडल को कंबाइन करके एक स्मार्ट मॉडल बनाया और उसका बायस डिक्रीज किया। तो ये था अडा बूस्ट के लिए। अब हम देखते हैं अडा बूस्ट का कोड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एसक्यूएल से हम देखेंगे कि अडा बूस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, कोड देखते हैं। ओके, तो आ गए हैं हम अपने कोलैब नोटबुक पर और देखते हैं हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है अडाबूस्ट। अडाबूस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे FDM2ID, कैरेट और Adab। ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लेती है, इसलिए मैंने इन्हें ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेल। हम एक नया कोड लेंगे और जो भी हमें लाइब्रेरीज ऊपर इंस्टॉल करी है इन्हें कॉल कर लेते हैं या फिर लोड कर लेते हैं। ओके, लाइब्रेरी, और हमने कॉल किया है FDM2ID को, देन हमने कॉल किया है कैरेट को, देन हमने कॉल करना है एडा बैक को। ओके, नेक्स्ट टाइम चलते हैं।
तो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर कॉल हो चुकी है, बेसिकली लोड हो चुकी है हमारी लाइब्रेरी। ओके, तो इस इम्प्लीमेंटेशन में हम डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं मून का, मेक मून डेटा सेट। तो यहाँ पर एक बार उस डेटा सेट को फटाफट से यहाँ पे लोड कर लेते हैं। डेटा, मैंने वेरिएबल का नाम डेटा रखा है, तो डेटा नाम के वेरिएबल में हम डेटा सेट लोड करने वाले हैं अपना। डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट टू मून्स। ओके, टू मून्स डेटा सेट क्या है ना, बेसिकली इसमें दो मून शेप की स्कैटर्स आ जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्कैटर आ जाते हैं। तो हम उसी डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं एडाबूस्ट यूज़ करके। एंड इस डेटा सेट को मैंने इंपोर्ट किया है FDM2ID लाइब्रेरी से। ओके, तो लेट्स डू दिस। रेडियस, पहले हम रेडियस बताते हैं कि जो हमारा कर्व होगा मून का वो कैसा होगा। अभी जब ये प्लॉट होगा तो आपको दिख जाएगा वो डेटा सेट किस तरह का है। तो मैं एक बार फटाफट से समझा देता हूँ, फिर भी वेरिएबल्स क्या है। R इज इक्वल टू रेडियस, तो लेट्स से हम रेडियस लेते हैं 0.4। फिर हमारे पास होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कितने चाहिए, बेसिकली जो हम क्लस्टर बना रहे हैं या फिर जो हम डॉट प्लॉट करने वाले हैं वो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने इंस्टेंसेस चाहिए। तो लेट्स से मैं 300 इंस्टेंसेस ले लेता हूँ। उसके बाद है हमारा सिग्मा। सिग्मा बेसिकली मुझे स्कैटर बताता है कि वो जो पर्टिकुलर शेप है वो कितनी स्कैटर्ड होगी। मतलब लेट्स से मून की शेप एक ऐसा कर्व होती है, फिर सेमी सर्कुलर शेप होती है, तो सेमी सर्कुलर शेप जो उसमें जो डॉट्स होंगे वो कितने ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे। तो सिग्मा की वैल्यू हम रख देते हैं 0.1। इनफैक्ट आप देखेंगे 0.1 पे भी काफ़ी बेटर इमेज मिल जाएगी हमें। फिर हम हमारे पास लेवल्स इज इक्वल टू नल। देखो लेवल्स नल रखने से क्या होगा, हमने लेवल्स को नल रखा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे क्लासेस डिफाइन होंगे, जैसे मैंने टू मून्स बना रहा हूँ तो दो मून होंगे, दो मून की जो शेप होगी उसमें दो अलग अलग क्लासेस होंगी। तो अगर मैंने इसे नल रखा है तो उनके जो क्लासेस का नाम हो क्लास 1 क्लास 2 होगा। अदरवाइज अगर मैं इसे कोई न्यूमेरिक वेरिएबल देता हूँ, लेट्स से मैं इसे न्यूमेरिक वैल्यू दी 3, तो जो मेरी एक क्लास होगी वो 3 1 होगी, दूसरी 3 2 होगी, या फिर 31 32। ओके, वट एवर यू वांट कॉल इट। इसके बाद हमारा ग्राफ। क्या मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ? यस, इसे मैं ट्रू कर दूंगा सो दैट हम देख सकें कि किस तरह का डेटा सेट हमारे पास आया है। एंड सीड बेसिकली रैंडमाइज करने के लिए, सो एज यूजुअल 42 रन करते हैं। ओके, तो ये देखो इस तरह का कुछ प्लॉट हमारे पास आया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2। अगर मैंने लेवल्स की वैल्यू को नल ना रखा होता, अगर उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू देता तो ये उस न्यूमेरिक वैल्यू के आगे 1 और 2 लगा के प्रिंट कर देता क्लास 1। तो हमारा जो रेड वाला है वो क्लास 1 है, ग्रीन वाला है वो क्लास 2 है। तो देखो दो मून जैसी शेप बन रही है। ओके, तो हमारे पास अब डेटा सेट भी आ गया। अब बारी है एक बार डेटा सेट को देखने की, डेटा सेट किस तरह का दिखता है हमारा। सो हेड, डेटा को हमने डेटा नाम के वेरिएबल में रखा है। एक बार हेड करके देख लेते हैं। हमारे पास 3 कॉलम है हमारे डेटा में। पहला एक्स, दूसरा वाई, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जो हमारा एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट हुआ है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एंड वो कौन से जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो हमारे पास हेड में आए हैं, जो 6 इंस्टांस आए हैं हमारे हेड में, वो सारे के सारे क्लास 1 से बिलोंग करते हैं। ओके, अब काम करते हैं। हमारे पास डेटा सेट है तो अब इसे स्प्लिट करना होगा ट्रेनिंग टेस्टिंग में। स्प्लिट वैसे हम कैरेट से भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हम करेंगे इसे स्प्लिट CA टूल से। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस CA टूल्स से इंस्टॉल कर लेते हैं। और नेक्स्ट सेल में मैं इस लाइब्रेरी को कॉल कर लेता हूँ, लाइब्रेरी CA टूल्स। तो हमारी लाइब्रेरी भी कॉल हो गई है। ओके, तो अब बारी है इसे स्प्लिट को परफॉर्म करने की। तो सेट डॉट सीड, और मैं सीड की वैल्यू अगेन 42 एज यूजुअल। अब मुझे स्प्लिट डिफाइन करना है, मैं एक बार स्प्लिट डिफाइन कर देता हूँ। स्प्लिट इज इक्वल टू सैम्पल डॉट स्प्लिट, और मुझे अब यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करना होगा कि जो मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ कौन से डेटा सेट पे करना चाहता हूँ। तो मेरे जो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था वो था डेटा। डेटा बेसिकली डेटा नाम के वेरिएबल में मेरा डेटा से स्टोर्ड है। मैंने डेटा दिया, अब मुझे बताना पड़ेगा स्प्लिट का रेशियो कि मैं किस रेशियो में स्प्लिट डिवाइड करना स्प्लिट परफॉर्म करना चाहता हूँ। स्प्लिट RATIO रेशियो इज इक्वल टू लेट्स से 0.8, यानी जो मेरा 80% डेटा है वो ट्रेनिंग होना चाहिए और 20% डेटा टेस्टिंग होना चाहिए। तो ट्रेनिंग सेट इज इक्वल टू
सबसेट ऑफ किसका, डेटा का, और जो स्प्लिट है हमारा वो होगा ट्रू। ओके, सिमिलरली मैं टेस्ट सेट बना देता हूँ, टेस्ट सेट इज इक्वल टू सबसेट ऑफ डेटा, यहाँ पे स्प्लिट की वैल्यू क्या होगी मेरी, फॉल्स, फॉल्स। ओके, हम यहाँ इसे रन कर देते हैं। ओ लाइब्रेरी कॉल करना है क्या, क्या इस हमने रन किया था। ओके, ये रन टाइम रीसेट हो रहा है। ठीक, maybe there is some issue with internet. Let's wait until it completes itself. ओके, सो ये हो चुका है। अब हमने स्प्लिट क्रिएट कर लिया अपना, एंड नाउ इट इज टर्न टू क्रिएट द मॉडल। ओके, सो लेट्स से मॉडल का नाम क्या रखना चाहिए हमें, क्योंकि हम एडा बूस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, समथिंग लाइक एडा, ये सही है। ओके, अब हमें मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है बूस्टिंग के लिए, वहाँ से हमने मैं दिखा देता हूँ, लाइब्रेरी का नाम दिखा देता हूँ ऊपर आपको। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करी, ये देखो यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है एडाबैग, यहाँ पे हमने इसे लोड किया एडाबैग को। तो एडाबैग के अंदर हमारा बूस्टिंग मॉडल रखा हुआ है, तो हम वहाँ से मॉडल इंपोर्ट करेंगे, बूस्टिंग मॉडल। ओके, तो सबका कर लेते हैं उसको, या बूस्टिंग। और अब मुझे इसमें स्पेसिफाई करवा, मुझे इसमें मेंशन करना होगा कि जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन से कॉलम में रखे हुए हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है हमारे, क्लास के नेम, क्लास 1, क्लास 2, और कौन से वेरिएबल रखे, क्लास वेरिएबल में। ओके, और मुझे इनके बीच का रिलेशन सिग्निफाई करना है, तो वो होता है टिल्ड साइन से। ओके, देन मुझे बताना पड़ेगा डेटा कौन सा यूज़ करना है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए मैंने जो डेटा बनाया वो उसका नाम है ट्रेनिंग सेट है, मैं वो रख देता हूँ। एंड अब बारी है बूस्ट मॉडल की। बेसिकली ये एलियास है बूटस्ट्रैप के लिए, तो मैं बूटस्ट्रैप को ट्रू कर दे रहा हूँ, जब एंड एम फाइनल इज इक्वल टू 50। ओके, तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो रहा है, यप मॉडल क्रिएट हो गया। ओके, तो अब बारी है, एक बार हम मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम्स, इनफैक्ट ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, या देख लेते हैं बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, नेम्स मॉडल एंड आप। ओके, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओके, तो हमारे कैरेक्टर शो है यहाँ पे, हमारे पास फॉर्मूला है, क्लास है, ट्रीज है, वेट्स है, वोट्स है। ओके, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे मॉडल के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फटाफट से एक बार। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं कि इंस्टेंस भी प्रिंट करके देखते हैं, ये किया तो एक इंस्टेंस भी प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट मॉडल अंडरस्कोर, प्रिंट मॉडल अंडरस्कोर ADA B एडैब। अब एडैब के अंदर हम चलते हैं ट्रीज में, ट्रीज RE, सजेशन नहीं आया, स्मॉल में होता है क्या ट्रीज, ट्री स्मॉल में होता है, ट्री स्मॉल में है, टेस्ट 1। जैसे हम फर्स्ट इंस्टेंस प्रिंट कर रहे हैं ट्रीज का, या इट इज़ वर्किंग, तो हमारे पास वो डिसीजन वैल्यूज हैं जिसकी बेस पे वो ट्री ने अपना डिसीजन लिया, राइट। सो नाउ इट इज टाइम टू टेक सम प्रेडिक्शंस सो दैट हम चेक कर सके हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। तो फटाफट से हम प्रिडिक्शन ले लेते हैं। प्रिडिक्शन के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया प्रिडिक्ट वेरिएबल, और प्रिडिक्ट वेरिएबल के अंदर हम देंगे अपनी प्रिडिक्शंस। तो प्रिडिक्शन के लिए हमने प्रिडिक्ट
मेथड को कॉल किया इसको। अब हम इस मेथड के अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे कौन से मॉडल से हमें प्रेडिक्शन चाहिए। तो हमारे बेसिकली मॉडल का नाम क्या रखा है हमने, मॉडल अंडरस्कोर एडर। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडल नाम देंगे मॉडल अंडरस्कोर अडैप। एंड अब हमें टेस्ट डेटा देना है कि हमारा टेस्ट डेटा क्या, किसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो हमारा टेस्ट सेट है टेस्ट सेट। अब प्रिंट कर लिए, चेक करते हैं। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया और एरर भी आ गया। वैसे इसने, क्योंकि हमने प्रिंट को प्रिंट किया है, इसलिए इसने हमें ये सारी डिटेल्स दिखा दी। अदरवाइज हम इस डिटेल को मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे चेक कर सकते हैं हम इसमें प्रिंट में लिख सकते हैं कि हमें प्रिंट करना है प्रिंट डॉलर। अब हम इसका कन्फ्यूजन प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे कन्फ्यूजन प्रिंट थ्रेड और एरर। ओके, तो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देख सकते हैं, हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स शो कर रही है इधर 95 97 3 एंड 2, मतलब क्लास 1 प्रेडिक्टेड है 95 और एक्चुअल में भी क्लास 1 95 थी, 95 टाइम्स थी। एंड प्रेडिक्टेड में क्लास 2 हमारी 97 टाइम्स आई है और एक्चुअल में क्लास 2 97 टाइम्स थी। ओके, एंड एक बार नजर डालते हैं फटाफट से एरर के ऊपर। तो हमारा जो प्रिडिक्शन का एरर है वो है 0.04, मतलब 4% एरर है। तो दैट इज गुड, क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे पहले रन किया था इस कोड को, तो आई गेस आई वाज गेटिंग 24 टाइम्स एरर। तो शायद हमने जो ऊपर पैरामीटर्स लिए हैं वो कुछ चेंज हुए हैं, तो उस वजह से बेटर हो गया है, थोड़ा इंप्रूव हो गया हमारा मॉडल। ओके, so this is how we implement AdaBoost in R. So this is all for this video. Hope you like this. Have a nice day.